सुनो भाई, देखो सबसे पहले तुम्हें क्या है कि जो लास्ट क्लास का जितना है पहले तुम्हें वो सारा का सारा याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई जिसको समझ में नहीं आया एक बार और वीडियो देख लेना, फायदे में रहोगे ज्यादा, क्योंकि थ्योरी है माइंड से उतर जाती है, ठीक है। सुनो, सबसे पहले जो हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बुक कीपिंग द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है भाई। अगर कोई पूछ ले, ठीक है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है, देन हमारे पास हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि जो भी हमने ट्रांजैक्शंस की है उन सबको रिकॉर्ड करना, उसी क्या बोलेंगे हम, बुक कीपिंग बोलेंगे। तो कह रहे हैं कि बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेज, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्ड मेकिंग फेज होता है। बुक कीपिंग क्या होता है, हमारे पास रिकॉर्ड मेकिंग फेज है। फेज का मतलब पहर बोल सकते हैं, ठीक है। एक ऐसा पहर है जिसमें क्या है कि हम सिर्फ रिकॉर्ड करते हैं। बुक कीपिंग के अंदर क्या करते हैं, सिर्फ हम रिकॉर्डिंग करेंगे, जो जर्नल एंट्री है वही तो करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं बुक कीपिंग इज द रिकॉर्ड मेकिंग फेस ऑफ अकाउंटिंग विच इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। किससे कंसर्न है ये, बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। तो कह रहे कि एंड इवेंट्स रिलेटिंग टू बिजनेस इन सिग्निफिकेंट एंड ऑर्डरली मैनर, ठीक है। सिंपल सी बात है भाई, जो मैं तुम्हें लास्ट क्लास में बात बताई थी ना, वही सारी की सारी बात इसके अंदर दोबारा लिखी हुई है। कह रहे कि बुक कीपिंग क्या है मेरे पास, बुक कीपिंग एक ऐसी, ये मान लो कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, ठीक है, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। ये सारी बातें और कुछ नहीं है, ठीक है। अगला कह रहा है कि बुक कीपिंग शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद अकाउंटिंग। सुनो, बुक कीपिंग अलग है और जो अकाउंटिंग है वो अलग है, ठीक है। तो भाई हम जो क्या है कि जो दोनों का डिफरेंस है उसको देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले कह रहा है कि बुक कीपिंग का जो पहला पॉइंट है, ठीक है, बुक कीपिंग का जो फर्स्ट पॉइंट है वो कह रहा है इट इज द रिकॉर्डिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या होता है, रिकॉर्डिंग फेस है। बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग फेस है, ठीक है। मतलब कि सिंपल सी बात है कि भाई इसमें सिर्फ रिकॉर्ड किया जाएगा और कुछ नहीं किया जाएगा। जैसे मान के चलो, तो मैं बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि कोई सा नॉर्मल दुकान वाला होता है, वो क्या करता है, वो सिर्फ बुक कीपिंग करता है, वो अकाउंटिंग नहीं करता। कोई आया, ठीक है, उधार, हाँ भाई राम के नाम से 50 रुपए का उधार, श्याम के नाम से 100 रुपए का उधार, उसने लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे हम, ठीक है। ये हमारे पास बुक कीपिंग हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो कह रहे कि इट इज द रिकॉर्डिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। अकाउंटिंग सिस्टम का ही पार्ट है, उसका कौन सा फेस है, ये रिकॉर्डिंग वाला। सिर्फ क्या करेगा, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग करेगा, ठीक है। लेकिन जो अकाउंटिंग है, कह रहा है इट इज द समराइजिंग फेस ऑफ एन अकाउंटिंग सिस्टम। ये क्या समराइज करता है। जैसे मान लो राम का जितना उधार लिखा होगा ना बुक कीपिंग के अंदर, देखो जैसे मान लो कि एक ना कोई बड़ी सी शॉप है, ठीक है, वो मान लो उसकी अकाउंटिंग भी चलती है। वो पहले क्या करता है, पहले लिख लेगा कि भाई राम ने 20 रुपए का दूध लिया, 15 की चीनी ली, मान के चलो सिर्फ, ठीक है, और फिर और जितनी चीज लेनी है ले ली, ठीक है। उसने क्या सारी उधार ली। ये तो हो गया बुक कीपिंग के अंदर। रिकॉर्डिंग के अंदर क्या होगा भाई, रिकॉर्डिंग के अंदर जो सबसे सिंपल सी बात है ना, वो उसको समराइज करेगा, एक जगह करेगा। राम के जितने उधार हैं उसको एक जगह, राम के जितने ये मान लो कैश में है उसको कैश की जगह समराइज करेगा ये, ठीक है। जो मेरे पास जो अकाउंटिंग है वो क्या करता है, वो समराइज करता है, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है इट इज प्राइमरी स्टेज ऑफ बेसिस फॉर अकाउंटिंग। भाई प्राइमरी स्टेज है, प्राइमरी स्टेज का मतलब है पहला स्टेज है, ठीक है। अगर पूछ लेना कि भाई पहला स्टेज क्या है, फिर जो प्राइमरी स्टेज है वो क्या है, तुम क्या बोलोगे, सिंपल कि भाई बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि बिना बुक कीपिंग के भाई तुम आगे नहीं बढ़ सकते। बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज जो अकाउंटिंग है, कह रहा है इट इज द सेकेंडरी स्टेज। ये क्या होता है, सेकेंडरी स्टेज है। जो फर्स्ट स्टेज है कौन सी है, वो बुक कीपिंग। सेकेंड स्टेज कौन सी है, अकाउंटिंग, ठीक है। जो हमारे पास अकाउंटिंग, बुक कीपिंग मेरे पास क्या है, फर्स्ट स्टेज है, और जो सेकेंड स्टेज है वो क्या भी हमारे पास अकाउंटिंग है। कह रहा है इट इज द सेकेंडरी स्टेज विच बिगेन्स वेयर द बुक कीपिंग प्रोसेस एंड। जहां पे बुक कीपिंग, जो हमारे पास बुक कीपिंग का जो प्रोसेस खत्म हो जाता है वहां से अकाउंटिंग शुरू होती है। जैसे मान के चलो मैंने बोला राम ने पूरे महीने जितना खरीदा, ठीक है, जितना उधार था खरीद लिया, बुक कीपिंग खत्म। बुक कीपिंग के खत्म होने के बाद ही अकाउंटिंग शुरू हो जाती है। बात समझ में आ रही। उसके बाद थर्ड कह रहे कि इट इज रूटीन इन नेचर, ठीक है। हमारे पास क्या रूटीन इन नेचर है भाई, जिसको डेली बेसिस पे किया जाता है। कह रहे कि एंड डज नॉट रिक्वायर्ड एनी स्पेशल स्किल और नॉलेज। भाई बुक कीपिंग के लिए ना किसी स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। दुकानदार ने उठाया पेन, लिख दिया राम ने 100 रुपए का दूध लिया, ठीक है। तो भाई ये क्या हमारे पास खत्म हो गया, सिंपल सा। तो इसमें क्या है, किसी भी एक स्पेशल स्किल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है
और कह रहे कि इट इज एनालिटिकल इन नेचर, इसका नेचर क्या होता है, एनालिटिकल होता है, मतलब कि इसमें पहले बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जैसे मान लो तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, एक जर्नल एंट्री पास करने के लिए क्या क्या चीज ध्यान रखनी होती है, कौन बताएगा? रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ध्यान रखना होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, नरेशन क्या लिखनी है, ये सारी बात ध्यान रखी जाती है ना। तो इसलिए कह रहा है इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल और नॉलेज। देखो भाई, सॉफ्टवेयर के अंदर अकाउंटिंग करने के लिए तुम्हें पहले सॉफ्टवेयर आना चाहिए, ठीक है, और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए तुम्हें पहले अकाउंटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो भाई रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये याद होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो भाई तुम नहीं कर सकते अकाउंटिंग को, ठीक है। फोर्थ है इट इज डन बाय जूनियर स्टाफ कॉल्ड बुक कीपर, ठीक है। ये कौन करता है? जूनियर स्टाफ करता है, बुक कीपर करता है, ठीक है। पता है अभी ना मॉल के अंदर पता है क्या क्या होता है, लोग बिलिंग करवाते हैं, ठीक है, जो बिलिंग कर रहा होता है ना उसी को बोलते हैं बुक कीपर, ठीक है। मान लो बहुत बड़ी दुकान है, ठीक है, उसमें मान लो जो साल का जो टर्नओवर है वो मान के चलो कि 50 करोड़ का है, ठीक है, फिर मान लो 100 करोड़ का है, तो वो पहले ना छोटे छोटे लड़कों को रखेगा कि भाई ये ले तू इधर आ, जितने भी यहाँ का सामान बिकेगा इसको तू लिखेगा, यहाँ का जितना सामान बिकेगा इसको तू लिखेगा, ठीक है, और सारा का सारा शाम को अकाउंटेंट के पास पहुंच जाना चाहिए। बुक कीपिंग का काम इन सबने कर लिया, बाकी सारा का सारा कौन करेगा भाई? जो अकाउंटेंट है वो जाके करेगा। बात समझ में आ रही है? फिर सुनो, कह रहे कि इट इज डन बाई, जो हमारे पास अकाउंटिंग है इट इज डन बाई, फोर्थ पॉइंट अकाउंटिंग का, इट इज डन बाई सीनियर स्टाफ कॉल्ड अकाउंटेंट, ठीक है। इसको कौन करता है भाई? जो सीनियर स्टाफ है ना, ठीक है, वो करता है, और क्या बोलते हैं उसको? अकाउंटेंट बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? देखो भाई, तो हमारे पास क्या है कि जो इसका फिफ्थ पॉइंट है वो कह रहा है कि इट डज नॉट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन। भाई ये सिर्फ बुक कीपिंग करना ना, वो हमारी जो कंपनी है उसकी पूरी की पूरी कंडीशन नहीं बता सकता कि हमारे पास कितनी असेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, कितनी अंदर की लायबिलिटी है और कितनी बाहर की लायबिलिटी है, भाई ये नहीं बता सकता वो, ठीक है। दूसरी चीज कह रहे इट गिव द कंप्लीट पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल कंडीशन ऑफ द बिजनेस यूनिट। भाई जो अकाउंटिंग है वो पूरी की पूरी पिक्चर बता देता है, मतलब पूरी पिक्चर दिखा देता है कि भाई तुम्हारे पास इतने एसेट्स हैं और इतनी लायबिलिटी, ठीक है, वो सारी बात क्या वो बता देगा, ठीक। भाई लास्ट में अगला हमारे पास है टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। भाई इससे पहले ना कुछ लिख लो, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, जो पेज पलट लो उस पर, ठीक है, उस पर लिखो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। भाई सुनो, चलो इसको बाद में लिखवाता हूँ ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग को, ठीक है। सुनो, पहले मेरे पास है टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब सुनो भाई, तुम्हारे एग्जाम में MCQ बन के आएंगे, ठीक है, और वो किस तरीके से आएंगे वो बता रहा हूँ, ठीक है। वो पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट अ टाइप ऑफ फाइनेंशियल ट्रांसैक्शंस, ठीक है, पूछ लेगा कि नीचे जितनी भी ट्रांजैक्शन लिखी ना इन सब में से फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कौन सी नहीं है, ठीक है, तुम्हें ये पता लगाना होगा। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, इसमें कहते हैं कि टाइप ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है पहला, इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। भाई सुनो, सिंपल सी बात है, प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड जो हमारे पास स्टेटमेंट होगी उसको क्या बोलते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है हमारे पास, ठीक है। अब सुनो, कह रहे कि इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू प्रॉफिट और लॉस दैट मीन्स इनकम स्टेटमेंट, आई का मतलब दैट मीन्स माना करो, ठीक है। वैसे बोलते हैं आइदर एग्जाम्पल, क्या बोलते हैं इसको? आइदर एग्जाम्पल है, ठीक है। कह रहे कि इट शोज द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस, ये क्या करता है? बिजनेस का नेट रिजल्ट क्या निकल गया है, प्रॉफिट आया या लॉस निकल के आया, इसको शो करता है। द नेट रिजल्ट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन ऑफ अ फर्म ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड। भाई किसी एक साल के बीच में जितना भी हमारे पास जो पैसे का आना जाना, ठीक है, हुआ है, और उससे नेट रिजल्ट क्या निकल गया। देखिए जैसे मान के चलो कि मैंने सेल ज्यादा करी, परचेज कम करी, ठीक है, मैंने मान लो परचेज किया था 5 लाख का, सेल हो गई 15 लाख की, प्रॉफिट कितने का होगा? 10 लाख मान सकते हैं। उसमें जो छोटे मोटे जितने खर्चे हुए सारे माइनस कर दो, ठीक है, बचा हुआ क्या? प्रॉफिट होगा ना, इसी को हम क्या बोलते हैं? नेट रिजल्ट, ठीक है। तो पहला मेरे पास क्या है भाई, जो मेरे पास है कि जो प्रॉफिट और लॉस होता है ना, ये भी क्या है मेरे पास? एक टाइप का क्या है हमारे पास? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। बात में आ रही है? नेक्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल पोजीशन, क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस शीट,
ठीक है। जो भाई हमारे पास क्या है कि सिंपल सा, अगर ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन आर कॉल्ड, क्या बोलेंगे, नीचे तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, उसमें से एक होगा बैलेंस शीट, तुम्हें बैलेंस शीट पर टिक लगाना है, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन दैट मींस बैलेंस शीट, कह रहे कि भाई बैलेंस शीट के बारे में पता होगा, इट शो द बैलेंस ऑफ असेट्स, टोटल असेट्स एंड टोटल लायबिलिटी। बैलेंस शीट क्या दिखाता है, एक तरफ असेट्स एक तरफ लायबिलिटी, ये तो चीजें ना, तो वही है। कह रहे कि इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल पोजीशन दैट मींस बैलेंस शीट इट शो असेट्स ऑन वन साइड एंड कैपिटल एंड लायबिलिटी ऑन द अदर साइड। ऐसे तो होता है, असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है ना, सारे के सारे असेट्स एक तरफ होते हैं, सारी सारी लायबिलिटी एक तरफ होती है, ठीक है। उसके बाद भाई तीसरा मेरे पास कह रहे कि शेड्यूल्स एंड नोट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट। भाई बैलेंस शीट जो होती है ना, तुमने 12th के अंदर पढ़ोगे कि बैलेंस शीट के नोट्स बनते हैं। जैसे मान लो बिल्डिंग लिखा होगा ना, ठीक है, तो बिल्डिंग के नोट्स बने होंगे, ठीक है। मान लो शेयर्स लिखा होगा, शेयर्स के क्या है कि नोट्स लिखे होंगे। जितनी भी चीजें ना उन सब के क्या भाई हमारे पास नोट्स बने जरूर होंगे, ठीक है। भाई अगला मेरे पास कह रहे कि इंटरेस्टेड यूजर्स या फिर पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड देयर नीड। भाई सबसे सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है कि भाई जो हमारे पास यूजर्स, मैंने बताया कि यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग, पार्टीज ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन होते हैं, ठीक है। यूजर्स ऑफ अकाउंट कौन होते हैं, भाई ध्यान रखना, जो हमारे पास यूजर्स होते हैं ना, 2 टाइप के मतलब कि यूजर्स होंगे। भाई पहले समझो यूजर्स का मतलब क्या होता है, वो लोग जो कंपनी में इंटरेस्टेड है, कंपनी के अंदर वो हस्तक्षेप करते हैं, ठीक है, कंपनी के कामों में उनसे मतलब कि उनको कंपनी के कामों से मतलब होता है। जैसे मान लो तुम्हें सबसे पहला और वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ, कंपनी का मालिक, ठीक है, दूसरा है कंपनी का क्रेडिटर, ठीक है, तीसरा कौन है हमारे पास, इन्वेस्टर, ठीक है। ये सारी चीजें अब सुनो, तो हमारे पास क्या है कि पहले बात करते हैं यूजर्स की, नीचे देख लो जो तुम्हारे पास दिख रहा है, ठीक है। सुनो, पहला यूजर्स कौन सा है, जो इंटरनल यूजर है उसकी बात करते हैं। इंटरनल के अंदर कौन आता है भाई, ऑनर आता है, मैनेजमेंट आता है और एम्प्लॉय आते हैं, ठीक है। अब भाई इनकी जरूरत क्या है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन द यूजर वांट, ठीक है, कौन से यूजर मतलब कौन सा यूजर क्या इन्फॉर्मेशन चाहता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब सुनो, यूजर से मेरे पास इंटरनल में मेरे पास पहला कौन सा है, ऑनर, ठीक है, ये क्या चाहता है, इन्फॉर्मेशन द यूजर वांट, ठीक है, ये यूजर इन्फॉर्मेशन क्या चाहता है, द रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, जितना उस मालिक ने पैसा लगाया है उस पर कितना रिटर्न मिल रहा है, भाई वो सारे पैसे की वो डिमांड करेगा तुमसे, ठीक है। देखो सिंपल सी बात समझो, जैसे मान के चलो कि मैं हूं, ठीक है, मैंने अपनी कंपनी शुरू करी और मैंने अपनी कंपनी में लगाया 10 लाख रुपए, कितने लगाए, 10 लाख रुपए लगाए, ठीक है। अब मुझे भाई कंपनी से क्या चाहिए होगा, मैं बोलूंगा भाई पैसे कितने हुए ये तो बता, वो ऐसे ही मजे कर रहा है, अरे भाई छोड़ना, ले तू जाके पैसे ले लियो। वो क्या बोलेगा, तू स्टेटमेंट दिखा सारी की सारी, तूने मेरे पैसे कहाँ खर्च किए, तेरे पास क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो वही कह रहा है रिटर्न और देयर इन्वेस्टमेंट। दूसरा फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ देयर कंपनी या बिजनेस। भाई फाइनेंशियल हेल्थ का मतलब है फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब कि असेट्स कितने हैं, लायबिलिटी कितने हैं, तुम पागलपंती तो नहीं दिखा रहे हमारे साथ, तुम कर क्या रहे हो हमारी इन्फॉर्मेशन के साथ, या फिर जो मेरा पैसा है क्या तुम उसको बर्बाद तो नहीं कर रहे। तो ऑनर क्या चाहता है, ऑनर चाहता है कि रिटर्न और ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। दूसरा फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है। अगला है मैनेजमेंट। भाई मैनेजमेंट का मतलब क्या है, मैं बता था, ऑनर जो कंपनी के सीईओ वगैरह होते हैं ना, ये सारे तो टू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस टू टेक वेरियस डिसीजन। भाई जो सीईओ होता है वो क्या करेगा, पहले इवेल्युएट करेगा, भाई कितने रुपए कमा रहे हैं हम, ठीक है। जो हमारे पास वो है वो करता है, वो इवेल्युएट करता है कि भाई ठीक है तुम इतने रुपए कमा रहे हो, इतने रुपए नहीं कमा रहे हो, ये सारी बात पहले इवेल्युएट करेगा, पता लगाएगा, फिर जाके पैसों से संबंधित डिसीजन लेगा वो। बताओ कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर। तीसरा एम्प्लॉय। भाई एम्प्लॉय को क्या चाहिए होगा, एम्प्लॉय को भाई पीएफ वगैरह चाहिए होता है, ईएसआई वगैरह चाहिए होता है, ठीक है। वैसे मान लो कि एक कोई कंपनी है, ठीक है, और ना एक मैं मान लो कि जॉब करने की कंपनी में, मैं उस कंपनी में जॉब करने क्यों जाऊंगा, पहले लोगों से पूछूंगा भाई कैसी कंपनी है, कह रहा भाई बड़ी मस्त है यार, मतलब कि हर साल बोनस में पूरी सैलरी डबल कर देती है, मान लो बोल दिया उसने, ठीक है, बोले हाँ भाई कंपनी तो ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है, ठीक है, उस टाइम क्या होगा भाई कि जो लोग वगैरह ठीक है उस कंपनी में जाएंगे, ठीक है। अब मान लो कोई एक बंदा आया पूछा कैसी कंपनी है, अब मत जा यार सैलरी नहीं देते सब तो, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, अगर सैलरी तक नहीं मिलेगी तो लुट जाना है ना, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखो। सुनो तीसरा मेरे पास कह रहा है कि प्रॉफिट अर्न बाय एंटरप्राइजेज वेदर देयर ड्यूज डिपॉजिट, ठीक है।
भाई कंपनी कितना प्रॉफिट कमा रही है इसके बारे में वो जानकारी रखना जरूर चाहेंगे। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। मैंने इंटरनल के बारे में बता दिया। अब ना तुम्हारे पास इसके एमसीक्यू क्या बनेंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग। नीचे जितने भी 4 ऑप्शन तुम्हारे पास होंगे वो पूछेगा बताओ इंटरनल कौन सा नहीं है इसमें से, या फिर पूछ सकता है। देखो सिंपल सी बात क्या ध्यान रखके चलनी है, तुम्हें इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स तुम्हें याद होने चाहिए। ठीक है, अब सुनो भाई, अगला है एक्सटर्नल में जो मेरे पास बात करते हैं, कह रहे इन्वेस्टर एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर। भाई बात करते हैं कि इन्वेस्टर जो है ना उन्हें क्या चाहिए। ठीक है, पहले समझो इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो कोई कंपनी चल रही है, ठीक है, कंपनी वालों ने बोला है कि तुम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम तुम्हें रिटर्न देंगे। तुम हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हम तुम्हें रिटर्न देंगे। ठीक है, अब सुनो भाई, कंपनी में पैसा लगाएंगे, मैं मान लो गया कंपनी में पैसे लगाने के लिए। ठीक है, मैं क्या सोचूंगा, सबसे पहली बात मेरा पैसा ना डूब जाए कहीं, ऐसा ना मैं बर्बाद ना हो जाऊं। ठीक है, और फिर बर्बाद हुआ इंसान तो भाई तो सारे पैसे जाते हैं ना, दुख बड़ा अच्छा वाला होता है फिर। ठीक, अब सुनो तो देखो भाई, तो हमारे पास क्या है कि जो एक्सटर्नल है ना, ठीक है, एक्सटर्नल के अंदर मेरे पास पहला क्या आता है, वो आता है भाई इन्वेस्टर। ठीक है, या फिर जिसको बोल सकते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर है। ठीक है, कह रहे कि पहला मेरे पास है जो एक्सटर्नल के अंदर पहला कौन सा है, इन्वेस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, कह रहे कि सेफ्टी एंड भाई मतलब कि ये चाहता क्या है, कंपनी से कौन सी इंफॉर्मेशन चाहता है। मैं चाहूंगा मेरा पैसा बचा रहे मैं देखो अगर मान लो कि मैंने पैसा लगाया, ठीक है, मैं क्या चाहूंगा भाई मेरा जो पैसा है वो क्या है मेरे पास सेव रहे। ऐसा ना हो कि भाई पैसे बर्बाद हो जाए मेरे सारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कह रहे कि इन्वेस्टर सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, सबसे पहले चाहेंगे भाई सेफ्टी हो, पैसा मेरा डूबे ना। फिर क्या सोचेंगे पैसा बढ़े भी, ये तो सोचूंगा। मैं अगर अपने बैंक में मान लो पैसा डालता हूँ, मैं क्या सोचूंगा भाई कि जो मैंने बैंक में पैसा डाला है, पहली बात तो डूबना नहीं चाहिए, तो बैंक भगना जाए पैसे लेके। दूसरी चीज क्या सोचूंगा, तो दूसरी चीज है वो ये होगी भाई मेरा पैसा बढ़ता रहे, क्या सोचूंगा, तो वही है सेफ्टी एंड ग्रोथ ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, कह रहे कि फ्यूचर ऑफ बिजनेस। दूसरा कहीं भाई बिजनेस का फ्यूचर हो, ये नहीं कि किसी ने ऐसा छोटा मोटा बिजनेस खोल दिया और 4 महीने बाद जाके बंद कर दिया। जैसे मान लो रिलायंस कंपनी है, ठीक है, उसके लोग क्या है उस पर उसके जो शेयर्स है बहुत महंगे है। क्यों महंगे है भाई, क्योंकि उस कंपनी का फ्यूचर है। ठीक है, और जब से जियो और आई है भाई, अब जियो भी तो कंपनी है, उसका भी फ्यूचर है, लोगों ने बहुत तगड़ा पैसा लगाया हुआ उसके अंदर, ये चीज़ है। अब सुनो दूसरा है भाई क्रिएटर्स। भाई क्रिएटर्स तो हमारे पास क्रिएटर्स को क्या जरूरत पड़ती है, जो क्रिएटर्स है, ठीक है, उनको क्या जरूरत है, वो भी तो एक्सटर्नल है, वो बाहर का हिस्सा है। कह रहे कि हमारे पास है असेसिंग द फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। सबसे पहला उनको जो कंपनी की औकात पता होनी चाहिए, कैपेबिलिटी पता होनी चाहिए कि भाई मैं इसको पैसा क्यों दूं उधार। क्रिएटर कौन होता है, क्रिएटर वो बंदा होता है जो किसी को उधार पैसे देता है। जैसे मान लो कि मेरी कंपनी है, ठीक है, कोई बंदा आया, मैंने उससे सामान खरीद लिया, ठीक है, मैंने उधार पे दिया सामान, अब मेरा क्या बन गया, वो बन गया क्रिएटर। ठीक है, दूसरी बात करते हैं डेटर की। डेटर कौन होता है भाई, डेटर वो पर्सन है जिसने मेरे से उधार खरीदा है। ठीक है, अब वो मेरा क्या बन जाएगा, डेटर। ठीक है, अब सुनो तो कह रहा है कि असेसिंग द फाइनेंशियल एबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे इट्स डेप्ट। डेप्ट का मतलब क्या, जो उसने उधार लिया ना उतनी उसकी देने की औकात है या नहीं है। ठीक है, ये चीज होनी चाहिए। और भाई नेक्स्ट है लैंडर। भाई लैंडर कौन होता है, जिसने अपनी जमीन वगैरह उस पर लैंड करी है। ठीक है, जैसे मान लो या फिर तो जमीन वगैरह दी है या फिर पैसे वगैरह दिए। ठीक है, कह रहे कि रीपेइंग कैपेसिटी क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब सुनो भाई, अगर कोई भी जो बंदा है, ठीक है, जैसे मान लो मैं कंपनी चला रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक ना प्लॉट को ले लिया, ठीक है, अब वो जो बंदा है, ठीक है, वो क्या सोचेगा, पहले मेरे से देखिएगा ना कि भाई तू इतना है कि प्लॉट ले पाएगा नहीं ले पाएगा। बिजनेस के लिए ऐसा तो नहीं कि 50 गज के प्लॉट में बिजनेस चल रहा हो, कम से कम भाई 5 से 6 हज़ार गज का चाहिए होता है। ठीक है, और बिजनेस उसी में चलेगा। भाई पहले चेक करेगा ना कि भाई तू इतना है भी नहीं, वो ऐसे थोड़ी देगा। उसके बाद दूसरी बात क्या समझ लीजिए कि भाई अगर मान लो मैंने किसी से पैसे लिए, तो भाई जिससे हम पैसे वगैरह लेते हैं ना, उसी को लैंडर बोला जाता है। ठीक है, अब सुनो, मैंने किसी से मान लो पैसे लिए 5 लाख रुपए, ठीक है, अब मैंने अगर उससे 5 लाख रुपए लिए तो वो बंदा मेरे से क्या एक्सपेक्टेशन रखेगा कि तेरी देने की औकात है, वापस नहीं है तभी तो दूंगा ना मैं, ये चीज है। तो उसको हर साल ना दिखना चाहिए कि भाई तू कुछ कमा भी रहा है, बस अभी तूने पैसे ले लिए, तो तू पैसे लेके भाग तो नहीं जाएगा। ये सारी चीज देखी जाती है। उसके बाद भाई अगला मेरे पास है टैक्स अथॉरिटी। भाई तुम्हें इसका मतलब पता ही होगा, टैक्स वाले को क्या जरूरत होती है हमारे प्रॉफिट से, ये तो पता ही होगा। भाई उनको अपना टैक्स सही होता है। ठीक है, क्योंकि टैक्स भर पा रहा नहीं भर पा रहा, इस बार कितना पैसा कमाया तूने, जितना कमाया उस पर टैक्स भरा नहीं भरा, वो चीज़ है। ठीक है, अगला मेरे पास है अदर्स। भाई अदर कौन हो सकते हैं, कस्टमर्स, ठीक है, रिसर्चर्स,
एटसेट्रा। भाई क्यों? कस्टमर को हमारे बिजनेस से क्या मतलब है? ठीक है, कस्टमर को हमारे बिजनेस से इसलिए मतलब है कि तुम चूना तो नहीं लगा रहे हमें। ठीक है, बोल रहे कि भाई हम तुम्हें एक ना रेफ्रिजरेटर बेच रहे हैं। ठीक है, रेफ्रिजरेटर 5,000 का है, उसकी जो लाइफ टाइम है ना वो 50 साल की। उसने कंपनी ने भाई से डिमांड कर दी, लोग ऐसे भर भर के खरीदेंगे, दो एक को रख देंगे और एक को चलाएंगे। ठीक है, क्यों भाई? 100 साल निकल जाएंगे, उनका पूरा खानदान चलाएगा। बाद में पता लग रहा है कि भाई 2 महीने चला फुस। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि कस्टमर को भी क्या है कि जरूरत पड़ती है इस चीज़ की। बताओ, ये बात समझ में आ रही बात सबको? नेक्स्ट भाई अगला मेरे पास है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, मेरे पास है कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट हम इसकी बात करेंगे। ठीक है, सुनो भाई, जो हमारे पास अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्वालिटेटिव या फिर बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। मतलब कि सिंपल सी बात है, जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात आ जाए, ठीक है, उसमें क्या समझना है? जैसे मान लो मोबाइल होते हैं ना, कोई सा मोबाइल है, ठीक है, उसके फीचर्स होते हैं, वैसे ही हमारे पास इसके भी फीचर्स है, कुछ कुछ अकाउंटिंग है। ठीक है, जो हमें ध्यान रखना होता है कि भाई अकाउंटिंग के अंदर ये बात होती जरूर है। ठीक है, पहला मेरे पास है कि रिलायबिलिटी। ठीक है, मतलब कि हमारे पास जो है रिलायबल होना चाहिए। जैसे मान लो रिलायबल का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन असली होनी चाहिए। जैसे इसमें क्या बोल रहा है, क्या मीन्स द इन्फॉर्मेशन मस्ट बी बेस्ड ऑन फैक्ट एंड वेरीफाइड थ्रू सोर्स डॉक्यूमेंट बाई एनीवन। ठीक है, अब सुनो क्या बोला है कि भाई जितनी भी हमारे पास जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो होगी ना वो क्या है कि रिलायबल होनी चाहिए। रिलायबल का मतलब क्या? सच्ची होनी चाहिए, और वो किसी ना किसी फैक्ट पे बेस्ड होनी चाहिए। फैक्ट का मतलब क्या है? डॉक्यूमेंट। मैंने बताया कि रिकॉर्डिंग, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग तभी पॉसिबल है जब तुम्हारे पास उसके एक्चुअल में जो नोट्स होते हैं ना वो होंगे, वरना पॉसिबल नहीं है अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब सुनो भाई, जो नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या है कि देखो, जो हमारे पास जो नेक्स्ट है दूसरा, रेलिवेंस। भाई रेलिवेंस का मतलब क्या है कि द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन टाइम एंड मस्ट इन्फ्लुएंस द डिसीजन। भाई सिंपल सी बात है, देखो कह रहे कि रेलिवेंस क्या होना चाहिए? जो इन्फॉर्मेशन है वो रेलिवेंस है। भाई इस रेलिवेंस होने का मतलब क्या हो जाता है? देखो रेलिवेंस का सिंपल सा मतलब है जो इन्फॉर्मेशन है वो एकदम सत्य हो। ठीक है, मतलब कि मान लो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो। जैसे देखो क्या लिखा है, टू बी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मस्ट बी अवेलेबल इन द टाइम। उस टाइम ना वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे मान लो कि मैं अकाउंटिंग कब को शुरू करूंगा? जब मेरे पास वो स्लिप लेके आएगा, पर्चा लेके आएगा, उसके बाद ही कर सकता हूँ, वरना मैं नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? उसके बाद ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है अंडरस्टेबिलिटी। मतलब कि भाई हमारे पास क्या है कि इन्फॉर्मेशन ऐसी हो, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जिसको समझा जा सके। ठीक है, जैसे इसमें कह रहा है कि द इन्फॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर दैट यूजर्स कैन अंडरस्टैंड इट वेल। ठीक है, देखो भाई मेरे पास क्या है कि जैसे मैंने अंडरस्टेबिलिटी का मतलब क्या बताया भाई, रिकॉर्डिंग इस तरीके से होनी चाहिए कि सामने वाला बंदा समझ जाए। पता है इसके अंदर क्या क्या बातें बताना चाह रहा हूँ मैं? तो बताया कि अगर मैं तुमसे बोल दूं राम अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट, बताओ क्या हुआ है ट्रांजेक्शन के अंदर? राम अकाउंट डेबिट हुआ है टू श्याम अकाउंट, इसके अंदर क्या हुआ है? कोई बता पाएगा? हम ये समझते कि भाई ठीक है राम बढ़ गया होगा, श्याम कम होगा, ये समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्या बढ़ा होगा क्या कम हुआ होगा? भाई यहाँ पे नीचे लिख जाती है नरेशन। नरेशन इसलिए लिखी जाती है ताकि कोई भी बंदा उसको देखे और देख के समझ पाए। ठीक है, अगला मेरे पास है कंपैरेबिलिटी। ठीक है, कह रहे कि द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर फिगर ऑफ बिजनेस इटसेल्फ एंड अदर फर्म्स डाटा। ठीक है, देखो भाई इंफॉर्मेशन इस तरीके से रिकॉर्ड की जानी चाहिए कि उसको हम अपने पिछले साल की जो डाटा है ना, ठीक है, जो पिछले साल की जो इन्फॉर्मेशन है उससे कंपेयर कर पाए। जैसे मान के चलो कि इस साल जो मेरे पास बिल्डिंग की वैल्यू थी वो थी 50 लाख रुपए। ठीक है, पिछले साल की जो बिल्डिंग की वैल्यू थी वो थी 30 लाख रुपए। ठीक है, इस साल वैल्यू बढ़ी कैसे? वैल्यूएशन ज्यादा हो गई। ठीक है, बिल्डिंग की वैल्यूएशन मतलब कि हमने मार्केट प्राइस पता किया ना, ठीक है, और फिर देखा अच्छा हमारी बिल्डिंग की वैल्यू ज्यादा हो गई, हमने उसको बढ़ा दिया। जैसे डेप्रीसिएशन होता है ना वैसे एप्रीसिएशन होता है। बात समझ में आ रही है? डेप्रीसिएशन होता है ना, जैसे असेट्स की वैल्यू कम करता है, वैसे एप्रीसिएशन होता है। तो मैं एग्जांपल देता हूँ एप्रीसिएशन का। एग्जांपल क्या है? जैसे मान के चलो सबसे महंगा मोबाइल कौन सा है? एप्पल का है। ठीक है, एप्पल का मोबाइल है सबसे ज्यादा महंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अगर ऐसा हो जाए कि भाई लोग बोल, अच्छा देखो मान लो दुनिया के सारे फोन ना सब बंद हो जाए किसी भी तरीके से, मान लो तो कोई टेक्निकल डिफॉल्ट हो और दुनिया के सारे फोन खत्म हो जाए, सिर्फ मेरा ये सड़ा हुआ मोबाइल, ठीक है, ये जिंदा रहे,
तो इसकी वैल्यूएशन क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, इसी को बोलते हैं एप्रिसिएशन। अब दूसरा एग्जाम्पल समझो, ये तो मतलब कि बेतुका एग्जाम्पल था। दूसरी बात ऐसी जैसे मान लो कि भाई ऐसा है कि कोई सिस्टम है, कोई कंप्यूटर है, ठीक है, जिसको पहले लोगों के बारे में पता नहीं था, मतलब कि लोगों को उस कंप्यूटर के बारे में पता नहीं था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि भाई लोग उसकी कीमत ना बहुत कम थी फिर, ठीक। जैसे ही लोगों को उसके बारे में पता लग गया ना, ठीक है, पहले कीमत कम थी, अब कीमत ज़्यादा हो गई। इसमें भी क्या हुआ, एप्रिसिएशन हुआ। तो तुम्हें डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट हमारे पास है रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। भाई समझो इसमें क्या क्या है, कुछ बातें पढ़ेंगे। पहली बात पढ़ेंगे हमारे पास क्या है कि बेसिक टर्म्स ऑफ जो हमारे पास है, मतलब कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है, ठीक है। तो टर्म्स का मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ ऐसी बातें जिसको हम बोलते हैं और हम ही समझ पाते हैं, ठीक है। मान के चलो कि कोई आर्ट्स का या साइंस का पर्सन है, कोई स्टूडेंट है, अगर मैं उससे बोल दूं कि भाई ड्राइंग हो गया यार, ड्राइंग हो गया, बोलना क्या चाहता तू, ठीक है, तो मैं तो उससे बोलूँगा ड्राइंग, अच्छा ऑनर ने पैसे निकाल लिए, समझोगे ना। तो भाई ऐसे कुछ टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। पहला मेरे पास है बिजनेस ट्रांसैक्शंस, ठीक है। भाई बिजनेस ट्रांसैक्शन का मतलब क्या है, कह रहे कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल सी बात है भाई, बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होनी चाहिए, एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है, कोई एक ऐसी पैसों से संबंधित एक्टिविटी, कुछ खरीदना कुछ बेचना, ऐसी एक्टिविटी दैट अफेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन, जो क्या करती है, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट करती है। कैसे अफेक्ट करती है, एक सिंपल सा एग्जांपल, मैंने एक स्कूटर खरीदा, ठीक है, मेरे पास से कैश कम हो गया तो कैश की फाइनेंशियल पोजीशन कम हो गई, ठीक है। मेरे पास असेट्स की वैल्यू बढ़ गई, एक स्कूटर और बढ़ गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या है, दूसरे असेट्स की वैल्यू बढ़ गई। बात समझ में आ रही है। अगला जैसे इसमें लिखा है परचेस ऑफ गुड्स फॉर यूज इन बिजनेस, इसका एग्जांपल भी लिखा हुआ है। भाई वही तो है, बिजनेस ट्रांसैक्शन पता लग गया, सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी चाहिए और फाइनेंशियल ट्रांसैक्शन होनी चाहिए, ठीक है, पैसों से संबंधित होना चाहिए। तो मैं ना दो वर्ड ध्यान रखने, एक है फाइनेंशियल, इसका मतलब पैसा होता है, दूसरा मेरे पास है इकोनॉमिक, जिसका मतलब भी पैसा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट भाई कैपिटल के बारे में पहले बता था मैंने, कैपिटल इज दैट अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन देयर कंपनी, ठीक है, ऐसा पैसा जिसको ऑनर ने अपनी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसे क्या बोलेंगे हम, कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द फर्म इज नोन एज कैपिटल, इतना ध्यान रखो, बाकी खत्म, ठीक है। ड्राइंग कह रहे कि द मनी और गुड्स और बोथ, पैसा या फिर कोई से गुड्स, ठीक है, बोथ विड्रॉ बाय ऑनर फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज इज नोन एज ड्राइंग। भाई सिंपल सी बात है, ठीक है। मैंने देखो ये बात तो सबको पता होगी कि भाई हमें क्या ध्यान रख के चलना है कि अगर कंपनी के मालिक ने, अगर कंपनी का जो ऑनर है, ठीक है, उसने अगर ऐसा किया कि भाई उसने पैसे निकाल लिए या किसी गुड्स को बिजनेस के अंदर से निकाला है फॉर देयर पर्सनल यूज, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसी को बोलते हैं ड्राइंग, ठीक है। अगला है हमारे पास लायबिलिटी, कह रहे लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशंस। भाई लायबिलिटी ऑब्लिगेशन होती है, दायित्व होता है हमारे ऊपर। देखो जैसे मान के चलो, अगर तुमने किसी से पैसे लिए, तुमने 10,000 रुपये लिए, तो एक ना तुम्हारी मान लो जिम्मेदारी बन गई, ठीक है। लायबिलिटी क्या होती है, जिम्मेदारी, तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी है कि तुम्हें पढ़ाए वो, ठीक है, तुम भले ना पढ़ना चाहो लेकिन तुम्हारे घर वालों की लायबिलिटी है कि तुम्हें पढ़ाए। पता है क्यों, अगर तुम आज नहीं पढ़ोगे ना, कल को तुम्हारी बीवियां वगैरह आएंगी, ठीक है, वो पता क्या बोलेगी, तुमसे पढ़ाया नहीं क्या मेरे बच्चे को। जब बच्चे क्या मतलब बोल रहे थे इसमें, वो तुमसे पढ़ाया नहीं क्या मेरे बच्चे को, हमारे रिलेटिव में है, नाम लूंगा कि वो सब वीडियो देखते हैं मेरी, ठीक है। तो अब क्या है कि वो ऐसा बोलेंगे, मतलब ऐसा बोलते हैं कि तुम अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं क्या, तुम्हारा बड़ा लड़का ज़्यादा कमाता है और तुमने छोटे बच्चों पर ध्यान ही नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद एक ना बहुत अच्छा वर्ड बोलती हैं कि अगर पालने की औकात नहीं तो पैदा क्यों किया, तो इसलिए पढ़ो, बेइज्जती मत करवाना अपने घर वालों की, ठीक है। ऐसा होता है, बाद में तुम खूब फूट फूट के रो रहे हो कि हमने पढ़ाई नहीं करी, काश पढ़ लिया होता उस टाइम, ठीक है। तो थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो भाई। उसके बाद है जो कह रहे कि लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन, ये क्या होता है, ऑब्लिगेशन होता है और डेप्ट होता है, लिया गया उधार पैसा होता है। दैट एन एंटरप्राइज हैज टू पे आफ्टर सम टाइम इन द फ्यूचर। भाई जिसको क्या है कि जो कंपनी है, ठीक है, या फिर जो एंटरप्राइज है, उसको क्या है कि फ्यूचर में पे करना होता है। सुनो भाई देखो मेरे पास क्या है कि जो नेक्स्ट क्या कह रहा है, लायबिलिटी मैंने बता दी। लायबिलिटी मेरे पास दो टाइप से होती है, कह रहा है लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। मेरे पास एक है करंट लायबिलिटी, दूसरी है नॉन करंट लायबिलिटी। भाई सुनो,
इससे पहले समझो, इससे पहले एक और टॉपिक है जो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, वो हमारे पास है, उसको बोल सकते हैं, पहला जो मेरे पास है इंटरनल लायबिलिटी, दूसरा है एक्सटर्नल लायबिलिटी। भाई इंटरनल का मतलब क्या है, कंपनी का जो मालिक है उसने जो पैसा लगाया है उसी को बोलेंगे इंटरनल लायबिलिटी, ठीक है। दूसरी होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। भाई एक्सटर्नल क्या होती है, बाहर का पैसा। जैसे मान लो किसी बंदे से हमने उधार खरीद लिया सामान, ठीक है, अगर हमने उससे उधार सामान खरीदा है तो मेरे पास कौन सी लायबिलिटी हो गई, वो हो गई एक्सटर्नल लायबिलिटी, ठीक है। क्रेडिटर वगैरह होते हैं, ठीक है। और जैसे मान लो दूसरा, मैंने किसी बंदे पे सामान खरीदा, ठीक है, किसी पर्सन से सामान खरीदा किसी पार्टी से, अब मैंने उससे जो सामान खरीदा ना, उसने बिल बना के दिया, ले भाई बिल, ठीक है। अब क्या, उसने हमें उसने हमें बिल बना के दिया, अब क्या होगा, उस बिल की पेमेंट करूंगा मैं, तो वो भी मेरे पास क्या बाहर से है ना, ठीक है, उसी को बोलेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। बात समझ में आ गई? अब सुनो, तो भाई अब बात करते हैं, हमारे पास लायबिलिटी कैन बी क्लासिफाइड एज, दो टाइप की है। पहले मेरे पास है करंट लायबिलिटी, दूसरी मेरे पास क्या है, नॉन करंट लायबिलिटी। अब भाई तुम्हें ना मैं पहले सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। करंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसका अमाउंट 1 साल से कम के लिए जो होता है ना, उसी को बोलते हैं करंट लायबिलिटी। सबसे छोटा एग्जांपल जो क्रेडिटर्स होते हैं ना, वो क्यों भाई, मैं उससे सामान खरीदूंगा, अभी मुझे सामान पसंद आ गया, ठीक है, पहले मैं उसको देखूंगा, ठीक है, अच्छा भाई सामान अच्छा है, ठीक है, मैं उसको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, इसी को बोलेंगे करंट लायबिलिटी, ठीक है। और अगर और एग्जांपल लूं, बिल्स पेबल। भाई जो बिल्स पेबल होता है ना, मैंने तुम्हें पहले भी इसकी डेट बताई थी, 3 महीने और 3 डेज ऑफ ग्रेस, 3 दिन अलग से, 3 महीने और 3 दिन होता है। बात समझ आ रही है? जो बिल हमारे पास होता है ना, जो बिल्स पेबल होता है, ठीक है, देखो बिल 2 तरीके से होते हैं, एक होता है बिल्स रिसीवेबल जिसमें हमें पैसा मिलता है, दूसरा होता है बिल्स पेबल जिसमें हमें पैसा देना होता है। बात समझ में आ रही है? अब सुनो, तो करंट लायबिलिटी का मतलब पता लग गया किसे बोलते हैं करंट लायबिलिटी, ठीक है। दूसरा मेरे पास जो नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है, कह रहे कि नॉन करंट लायबिलिटी, अच्छा पहले समझो, पहले करंट लायबिलिटी को पढ़ के बता दे रहा हूँ। करंट लायबिलिटी आर ऑब्लिगेशन और डेब्ट दैट आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। भाई बात समझ में आ रही है? इसको कहीं 1 साल से कम के अंदर पे कर दिया जाता है। दूसरा मेरे पास है नॉन करंट लायबिलिटी है, ठीक है, कह रहे कि नॉन करंट लायबिलिटी आर दोस ऑब्लिगेशंस और डेब्ट दैट आर पेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, जिसको 1 साल के बाद पे किया जाता है। मैं तुम्हें इसके बहुत सारे एग्जांपल बता सकता हूँ, ठीक है। पहला मेरे पास देखो सिंपल सा बैंक लोन। कभी भी बैंक लोन जो है ना, ये मान लो लोग, ठीक है, उन्होंने जल्दी चुका दिया, अच्छी बात है, लेकिन बैंक लोन लोग लंबे समय के लिए ही लेते हैं, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल, ठीक है, ये चीज। दूसरा है डिबेंचर्स। भाई डिबेंचर्स समझो होते क्या है, पहले मैंने शेयर्स के बारे में बताया था, याद है? सुनो, शेयर्स तो मैंने क्या होता, कंपनी में हमने पैसा लगाया, कंपनी हमें अपने प्रॉफिट में से हिस्सा देगी। बात समझ में आ रही है? कंपनी हमें क्या आएगी, अपने प्रॉफिट का हिस्सा देगी, उस प्रॉफिट के हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जो हमारे पास शेयर्स पे जो अपने प्रॉफिट का वो हिस्सा देगी ना, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं। दूसरी बात समझो, डिबेंचर क्या होते हैं। डिबेंचर हमारे पास सेम होता है, लेकिन डिबेंचर में ना परसेंटेज लिखा होता है कि इतना % हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। 10 लाख लगा दो, 12% बोला है, 1,20,000 तुम्हें हर साल वो देगा ही देगा, ठीक है। दूसरी बात, शेयर्स के अंदर जो परसेंटेज है वो डिसाइड नहीं होता। अगर तगड़ा प्रॉफिट हो गया तो तुम्हें तगड़ा प्रॉफिट मिल जाएगा, तुम्हें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। अगर ज्यादा प्रॉफिट हो तो तुम्हें ज्यादा पैसे मिलेंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट कम हुआ तो तुम्हें पैसे भी कम मिलते हैं, ठीक है। लेकिन डिबेंचर के जो डिबेंचर है उसके अंदर क्या होते हैं, उसमें अमाउंट फिक्स्ड है, ठीक है, तुम्हें पैसा हर साल मिलेगा ही मिलेगा। बात समझ में आ रही है? दूसरी चीज समझो, अगर कंपनी डूब गई, कंपनी क्या है कि ये मान लो कंपनी हो गई लिक्विडेट हो गई, कंपनी पूरी खत्म होने जा रही, ठीक है, अब क्या होगा भाई, उस टाइम डिबेंचर के पहले जो डिबेंचर का पैसा है ना, वो सबसे पहले दिया जाता है, लेकिन जो शेयर्स वाले हैं उसको सबसे लास्ट में दिया जाता है, और वो पैसे डूब भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन डिबेंचर के पैसे कभी डूबते नहीं है, ठीक है भाई। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं एसेट्स, ठीक है, कह रहे कि असेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। भाई वो क्या, वैल्यूएबल, जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। कंपनी के अंदर कोई सा भी एसेट्स है ना, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। मेरे पास जितने एसेट्स हैं इन सब की वैल्यू नहीं है, सबसे ज्यादा वैल्यू इसी चीज की यहाँ पे, ठीक है। इन्हें हटा दूं, कहाँ बैठोगे, सर पे, ठीक है, तो इन सब की वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो कह रहे कि असेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ये सारे के सारे इकोनॉमिक रिसोर्स है, ठीक है, कोई से भी नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है, मुझे कुछ भी फ्री में नहीं मिला, ठीक है। कुछ भी चीजें आगे देख लो, पीछे जितनी भी सारी चीजें, ये सारे सारे क्या इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ भी नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज नहीं है। अगर नॉन इकोनॉमिक रिसोर्सेज है तो वो क्या है, जो हवा चल रही है ना, हवा,
ठीक है, ये फैन वाली नहीं, ठीक है, या फिर जो एसी वाली होती है वो सब भी नहीं होती, ठीक है, जो ये नेचुरल जो हवा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद कह रहे कि असेट्स आर वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। कह रहे कि यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, जो भी कंपनी का काम चलता है उसके अंदर जिन असेट्स को यूज किया जाता है, ठीक है, जिन चीज़ों को यूज किया जाता है, जिन रिसोर्सेज को यूज किया जाता है उसी को बोलते हैं असेट्स, ठीक है। सिंपल सी बात क्या है, जो भी हमारे पास ना असेट्स क्या होते हैं, एक वैल्यूएबल एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, ऑफ एन एंटरप्राइजेस यूजफुल इन इट्स ऑपरेशन, जो काम वो करे ना उसमें बहुत ज़्यादा यूजफुल है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। बस इसकी क्लासिफिकेशन देख लो। पहले मेरे पास है करंट असेट्स, दूसरा है नॉन करंट असेट्स, ठीक है, और नॉन करंट असेट्स के 2 पार्ट है हमारे पास, ठीक है, टेंजिबल असेट्स, दूसरा इंटेंजिबल। भाई टेंजिबल का मतलब भाई इसको टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल इसको टच नहीं कर सकते, ठीक है। तो देख लो भाई, देखो करंट से तुम्हें क्या पता लग गया, मैंने अभी करंट लायबिलिटी बताई थी, 1 साल से कम के लिए होता है, ठीक है। दूसरा नॉन करंट 1 साल से ज्यादा के लिए। करंट असेट्स क्या बोल रहा है, कह रहे कि करंट असेट्स आर दोस असेट्स विच आर हेल्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, जो क्या कि शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, एंड कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, जिसको 1 साल के अंदर हम क्या है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहला भाई डेटर हमारा एक ऐसा असेट्स है जिसको मैं 1 साल के अंदर उससे पैसे निकलवा सकता हूँ, ठीक है। दूसरा है स्टॉक का मतलब क्या है कि जो सामान मेरे पास बचा हुआ है ना, वो मेरे पास असेट्स हो गई, उसको भी बेच के मैं 1 साल के अंदर पैसा निकलवा सकता हूँ। जैसे मान के चलो कि मेरा बुक प्रिंटिंग का काम है, मेरा काम क्या है, जो बुक मेरे पास जो मेरी बुक है इंग्लिश की वो बिकती है, ठीक है। तो अब ये जो मेरे पास जो मैं अपनी बुक बेचता हूँ, अगर मेरे पास स्टॉक रखा होगा उसको 1 साल में बेच के पैसा निकलवा सकता हूँ मैं 1 साल में, मतलब कि 1 साल के अंदर बेच के आराम से 1 साल क्या बोले भाई 1 दिन में बेच के फिर पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। अगला जो मेरे पास है भाई नॉन करंट असेट्स है, ठीक है। भाई नॉन करंट असेट्स क्या है, भाई इसका उल्टा, ठीक है, जो क्या है लॉन्ग पीरियड के लिए होते हैं। इसके एग्जांपल है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी एटसेट्रा, ये सारे हमारे पास है। भाई अब जो है हमारे पास नेक्स्ट इसी का जो अगला पार्ट है, ठीक है, वो है टेंजिबल असेट्स, दूसरा इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। भाई टेंजिबल असेट्स क्या होते हैं, जिसको टच कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल से देखो फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग, मशीनरी, ये सब, ठीक है। और जो इंटेंजिबल जिसको टच नहीं कर सकते, इसके थोड़े एग्जाम्पल याद रख के चलना, ठीक है। पहला जो हमारे पास है ना, वो मान लो गुडविल क्या होती है, अच्छा नाम, ठीक है। जैसे मान लो मैं हूँ, ठीक है, लोग मुझे क्यों जानते हैं कि हमारे पास जो पढ़ेगा वो फेल नहीं होता, ठीक है, इसलिए जानते हैं। तो दूसरी बात क्या जानते हैं, जो भी जानते हैं मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसे मान के चलो कि तुम्हें मैं ना 2 कंपनी के फ़ोन दूँ, ठीक है, एक मेरे पास है एप्पल, ठीक है, दूसरा दे दूँ कचौड़ा फ़ोन है, क्या चाइना का फ़ोन है, ठीक है, एक एप्पल है, दूसरा कचौड़ा, ठीक है। मान लो मैं तुम्हें ना जो कचौड़ा मोबाइल है उसमें एक ये मान लो 200 मेगापिक्सल का कैमरा दे दूं, ठीक है, और बहुत सारे एडवांस फीचर्स दे दूं, तो मैं दूसरा दूं एप्पल का मोबाइल, ठीक है, 13 प्रो दे दूं, वो उठा बेटा कौन सा उठाएगा, बनता एप्पल उठाएगा, और कुछ उठाएगा, एप्पल ही बेस्ट है। क्यों बेस्ट है, उसकी गुडविल है, ठीक है। दूसरी चीज मेरे पास क्या है कि भाई अगला होता है पेटेंट राइट का मतलब क्या है, वैक्सीन के बारे में सुना है, कोरोना की वैक्सीन जो नहीं थी, ठीक है, कोरोना की वैक्सीन में सबसे इंपॉर्टेंट बात तुम्हें क्या ध्यान रखनी है, जैसे मान के चलो जिसने कोरोना की वैक्सीन बना दी ना, ठीक है, वो उसका जो फॉर्मूला है दूसरों को अगर देगा, ठीक है, अगर वो फॉर्मूला क्या है दूसरों को देता है, उसके बदले हर एक डोज पे पैसे उसके पास आएंगे। जैसे 1 डोज बनाया ना, उसके पैसे उसके पास आएंगे, फिर बनाया फिर उसके पैसे उसके पास आएंगे, ठीक है। ये सारी बातें हमारे पास पड़ती है, बात समझ में आ रही है, हाँ ना, ठीक है। सुनो भाई एक लास्ट का और है ट्रेडमार्क। भाई ट्रेडमार्क क्या होता है, अच्छा भाई तुम क्या जो डोमिनोज है, डोमिनोज का साइन लगा सकते हो बाहर, वो आके उठा के ले जाएगा घर से, ठीक है। जो ट्रेडमार्क जैसे मान लो नाइकी का शू है, ठीक है, उस पर उन्हीं का साइन बना होता है, ठीक है, जो नाइकी के शू है उस पर उसी का साइन बना होता है। अब ये जो नाइकी के शू है तुम इसको अपने, ये मान लो अपनी कंपनी है ना, तुम उस पर नहीं लगा सकते, ठीक है, थोड़ा सा चेंज करके लगा सकते हो, उसको उल्टा लगा दो।